ये वर्मास टुडे। तो क्लास 8 का अभी के इस वीडियो पर हम लोग वर्मास टुडे जो कि गैस पेपर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके प्रश्नों को आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ इस वीडियो पर। तो यहाँ पर अभी हम लोग देखने वाले हैं विज्ञान का, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इसका अभी हम लोग अध्याय 8 को देखेंगे। अध्याय 8 जो है अभी हमारा क्या है, किशोरावस्था की ओर। तो चलिए हम लोग देना करते हुए शुरू करते हैं। यदि आप इसके पहले वाले वीडियो से हम नहीं देखे ना, तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिए हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग जाइएगा तो प्लेलिस्ट खुलेगा, सही वीडियो को आप लोग सीरियली अच्छी तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए हमारा पहला प्रश्न आ गया। पहला प्रश्न यहाँ पर बोला गया, आप लोग देख सकते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि इनमें से कौन सा परिवर्तन यौनारंभ के दौरान नहीं होता है। देखिए इसमें कौन सा परिवर्तन जो है यौनारंभ के दौरान नहीं होता, आपको बताना है, ठीक है। यौनारंभ के दौरान जो है रजोनोवृत्ति नहीं होता है, यानी कि हमारे विकल्प संख्या 4 जो यहाँ पर सही है। यौनारंभ के समय क्या नहीं होता, रजोनोवृत्ति नहीं होता है। देखिए शारीरिक लंबाई में वृद्धि होती है, तो सही है हमारा, ठीक है। गौण लैंगिक गुणों का विकास होता है, ये भी सही है, होता है, ठीक है। और एडम्पस सेपल क्या होता है, दिखने लगते हैं, कंठमणि जो होता है दिखने लगते हैं, तो ये सही परिवर्तन होते हैं, लेकिन रजोनोवृत्ति नहीं होती है, यानी कि विकल्प संख्या 4 जो यहाँ पर क्या है हमारा सही है। अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है। देखिए स्त्रियों में होने वाले जो मासिक स्राव जो होते हैं, इसका सामान्य अवधि कितना है, तो सामान्य अवधि जो है 28 दिन का है, यानी कि विकल्प संख्या 4 जो यहाँ पर हमारा क्या है सही है। अगला प्रश्न 3 नंबर देखिए, 3 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है। कौन सा आहार जो है किशोर किशोरियों दोनों के लिए जो सर्वोत्तम कौन सा आहार हमारा है। तो रोटी दाल और सब्जी जो ना सबसे सर्वोत्तम आहार है, सबसे सर्वोत्तम रखा गया है इसे किशोर। तो रोटी दाल और सब्जियों को तो इसलिए आपको जो ना रोटी दाल और सब्जी खाना ही खाना है, क्योंकि ये मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, क्योंकि आप लोग अभी किशोरावस्था में है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि कितने उम्र तक को शेषावस्था कहा जाता है। देखिए शेषावस्था जो है कितना उम्र से कितना उम्र के कहा जाता है, उसको आपको बताना है। तो 0 से 5 वर्ष जो होती है ना, वे शेषावस्था होता है। क्या होता है, शेषावस्था होता है, यानी कि हमारे विकल्प संख्या 2 जो यहाँ पर सही है, 0 से 5 वर्ष, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 5 नंबर, और 5 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि यौनारंभ की उम्र क्या होती है। देखिए यौनारंभ की उम्र क्या होती है, यौनारंभ की उम्र जो होती है ना 10 से 12 वर्ष होती है, यानी कि हमारे विकल्प संख्या 1 जो यहाँ पर सही है 10 से 12 वर्ष, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या है 6 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि किशोरावस्था की किशोरावस्था की उम्र कितना से कितना वर्षों तक होती है। देखिए किशोरावस्था की उम्र जो है ना 11 से लेकर 19 वर्षों तक किशोरावस्था कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, किशोरावस्था। तो यहाँ पर किशोरावस्था की उम्र क्या है, तो 11 से लेकर 19 वर्ष तक, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। चलिए तो इसी प्रकार से यहाँ पर और भी हम लोग प्रश्न देखने वाले, और भी प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। देखिए हमारा 7 नंबर प्रश्न है, ये 7 नंबर प्रश्न आ गया, और 7 नंबर यहाँ पर प्रश्न कहता है कि यौनावस्था प्रारंभ के साथ ही पौरुष हार्मोन स्रावित होता है, उसे कहते हैं। देखिए पौरुष हार्मोन को ना क्या कहते हैं, आपको सिंपली ये वाला चीज़ बताना है। पौरुष हार्मोन को क्या कहते हैं, तो पौरुष हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, यानी कि हमारे विकल्प संख्या 1 जो सही है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो ये आपको ये याद रखना है, टेस्टोस्टेरोन किसे कहते हैं, तो पौरुष हार्मोन को कहते हैं, ठीक है। जो कि पुरुषों में जो स्रावित हार्मोन जो होती है हमारी क्या होती है, टेस्टोस्टेरोन होता है, यानी कि विकल्प संख्या 1 जो यहाँ पर सही है। याद रहेगा ना आपको, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, देखिए बहुत ईजी है। 8 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि लड़कों के गले में उभरा हुआ भाग कहलाता है। देखिए लड़का जो है इसके गले में उभरा हुआ भाग, जिस कारण से उसकी ध्वनि क्या होती है, उसकी आवाज़ जो मोटी होने लगती है। तो आखिर वे वाला उभरा हुआ भाग जो है वे हमारे क्या कहलाता है, लड़कों में जो गले में जो निकलते हैं उसको कहते हैं एडम्स एप्पल कहते हैं या फिर कंठमणि कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल या फिर कंठमणि। तो यानी कि विकल्प संख्या हमारा 2 जो है यहाँ पर सही है, ठीक है, एडम्स एप्पल या कंठमणि। तो एग्जाम में हो सके कि दोनों में से एक विकल्प आपका रहे, तो मतलब कि एक लिखा रहे कंठमणि या फिर एडम्स एप्पल, दोनों में से एक, तो आप लोग इसे टिक लगाना है, ठीक है। अगला 9 नंबर प्रश्न देखिए, 9 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि निम्न में कौन जो है नर जनन हार्मोन है। देखिए नर जनन, जैसे कि हमने एक अभी आपको मैंने बताया कि हमारा जो है पुरुष जनन, ठीक है, जैसे हम लोग पुरुष जनन या हार्मोन जो, जैसे कि हम लोग नर के बारे में अभी हमने जाना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यही वाला क्वेश्चन यहाँ पर भी रिपीट हुआ, जैसे 7 नंबर और इधर 9 नंबर एक ही है, ठीक है, 9 नंबर। तो 7 नंबर में था यौनावस्था प्रारंभ के साथ ही पुरुष हार्मोन स्रावित होते हैं, उसे कहते हैं टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। और यहाँ पर हमारा एक प्रश्न है कि निम्न में कौन जो है नर हार्मोन है। तो नर हार्मोन क्या है, टेस्टोस्टेरोन, यानी कि हमारे विकल्प संख्या 2 जो यहाँ पर
सही है। समझ में आ गया आपको, दोनों क्वेश्चन एक ही जैसा था, पूछने का तरीका अलग था। अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि निम्न में कौन मादा हार्मोन, अब आपको यहाँ पर बताना है मादा हार्मोन क्या है। नर हार्मोन तो जानेंगे टेस्टोस्टेरोन होता है, मादा हार्मोन क्या होता है, मादा हार्मोन होता है एस्ट्रोजन होता है। क्या होता है, एस्ट्रोजन। तो विकल्प संख्या 1 में लिखा है एस्ट्रोजन, तो ये हमारे बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि लड़कियों की अंतःस्रावी ग्रंथियों में हार्मोन उत्सर्जित होता है। तो अभी अभी हुआ, यही वाला प्रश्न दो प्रकार से पूछा है ना। तो अभी अभी हुआ, इसको कहते हैं एस्ट्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्ट्रोजन। तो लड़कियों की अंतःस्रावी ग्रंथियों में हार्मोन उत्सर्जित होती है, तो वह हमारा कौन सा हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन होता है। ठीक है, विकल्प संख्या 1 यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि विरसन एवं अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन कहलाता है। देखिए जो विरसन द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है और हमारा अंडाशय द्वारा जो हार्मोन जो स्रावित होता है उसे हम लोग कहते हैं लैंगिक हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं, लैंगिक हार्मोन। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। विरसन एवं अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन क्या कहलाते हैं, तो लैंगिक हार्मोन कहलाती है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 13 नंबर को देखने वाले हम लोग। तो ये देखिए हमारा 13 नंबर प्रश्न है, हार्मोन क्या है। ठीक है, हार्मोन क्या है, तो आपको बता रहे हैं कि हार्मोन क्या है। हार्मोन एक ना रासायनिक पदार्थ होता है। क्या होता है, रासायनिक पदार्थ होता है, यानी कि हमारे विकल्प संख्या 2 जो यहाँ पर हमारा सही है। हार्मोन क्या है, एक रासायनिक पदार्थ है। क्या है, रासायनिक पदार्थ। कौन सा विकल्प सही है, विकल्प संख्या 2 में लिखा रासायनिक पदार्थ, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 14 नंबर देखिए। 14 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि स्त्रियों में जनन आयु का प्रारंभ उस समय होता है जब उनके, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान समझिए। स्त्रियों में जनन आयु का प्रारंभ जो है, जनन आयु का प्रारंभ होता है उस समय जब उनके ऋतुस्राव प्रारंभ होते हैं। क्या, ऋतुस्राव प्रारंभ होते हैं, यानी कि हमारे विकल्प संख्या 1 जो यहाँ पर हमारा सही है। ठीक है, चलिए ऋतुस्राव प्रारंभ होते हैं तब जो है वे हमारे स्त्रियों में जनन आयु का प्रारंभ होता है। अगला हम लोग प्रश्न देखें, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न 15 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि ऋतुस्राव लगभग कितने दिनों के अंतराल पर होता है। देखिए ऋतुस्राव जो है ना, वे हमारे कितने समय के अंतराल में होता है, तो वे हमारा 28 से 30 दिनों के समय के अंतराल में होता है, यानी कि हमारे विकल्प संख्या 4 जो यहाँ पर क्या है, सही है। ठीक है, चलिए अगला 16 नंबर प्रश्न देखिए। 16 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि निम्न में कौन सा गुणसूत्र नर शिशु लिंग धारित कर। देखिए नर शिशु, आखिर हमारा नर मतलब क्या, लड़का, इसे समझिए। तो यहाँ पर जो नर शिशु जो है कौन सा लिंग निर्धारित करता है, तो नर में क्या होती है, XY होता है, तो हमारा ये जो है नर शिशु होगा। ठीक है, और यदि हमारा XX होगा तो वे हमारी क्या होगी, लड़की के लिए बताते हैं, यानी कि हमारा मादा शिशु के लिए बताते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर पूछा था नर शिशु लिंग निर्धारित करता है, तो XY रहेगा, तो नर शिशु लिंग यही हमारे क्या करें, निर्धारित करेगा। अगला देखिए यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न हमारे क्या कहता है। 17 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य की कोशिका के केंद्रक में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं। देखिए मनुष्य की कोशिका जो है, तो कोशिका में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं आप लोग याद रखिएगा, तो वे हमारे क्या हो जाएगी, 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। टोटल कितना होता है, 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए 18 नंबर प्रश्न है कि जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार कोशिका की संरचना को कहते हैं। देखिए जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण करने के लिए जो जिम्मेवार कोशिका जो है, कोशिका की संरचना जो है, इसको आप क्या कहेंगे, तो यह गुणसूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, गुणसूत्र, यानी कि हमारा विकल्प संख्या 4 जो है ये वाला सही हो जाएगा, गुणसूत्र कहलाता है। ठीक है, जन्म लेने वाले जो शिशु जो होते हैं लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार जो होते हैं वे हमारे क्या होते हैं, गुणसूत्र होता है। इसी कारण से क्या होता है, जनक से पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है, स्थानांतरित होती है गुण व्यवहार, ये सब ना लक्षण वगैरह प्रभावित। ठीक है, तो ये किसके कारण से होते हैं, गुणसूत्र कारण से होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा 19 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि हमारे देश में लड़कियों का विवाह किस उम्र के पहले करना कानूनत अपराध है। देखिए यदि लड़कियों का उम्र यदि 18 साल से कम है ना, तो ये अपराध के श्रेणी में आता है कि इतने से कम उम्र के लड़कियों को विवाह नहीं करवाना है। तो यहाँ पर जो विकल्प संख्या 1 जो सही है 18 वर्ष होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि इंसुलिन की कमी के कारण होता है। देखिए मधुमेह यानी कि शुगर के बारे में आपने सुने हैं कि ये हमारे किस कारण से होता है, इंसुलिन के कारण से होता है। तो इंसुलिन में जब कमी हो जाती है ना तो हमारा मधुमेह रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी के कारण होता है, तो ये क्या होता है, मधुमेह होता है। ठीक है, यानी कि विकल्प संख्या 2 जो यहाँ पर सही है। अगला 21 नंबर प्रश्न देखिए, 21 नंबर यहाँ पर प्रश्न है, 21 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एड्स फैल सकता है। देखिए पीड़ित व्यक्ति से जो हमारा स्वस्थ व्यक्ति जो है उसमें एड्स कैसे फैलता है। ठीक है, तो वे जो हमारा खून चढ़ने से ही फैलेगा, है ना, छुआछूत इसमें उससे नहीं होगी हमारा। तो यहाँ पर खून जब चढ़ेगा, ठीक है, या फिर उसमें जो
संपर्क होंगे, अंतः संपर्क जैसे कि निषेचन वगैरह, तो उसमें फिर हमारी क्या होती है, एड्स जो ये फैलता है। तो यहाँ पर पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एड्स जो है फैलता है, तो वे हमारे किसके माध्यम से, खून चढ़ाने से फैल जाएगा, ठीक है। कंघी झाड़ने से इससे तो नहीं फैलेगा, एक मच्छर के काटने से तो ये नहीं होगा, भोजन साझा करने से तो ये हमारा नहीं होगा, ठीक है। तो खून चढ़ाने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है विकल्प सी का 4 जो है हमारे क्या है, सही है। किस नंबर का, 4 इधर हमारा सही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जितने भी प्रश्न थे सभी प्रश्नों को आपको मैंने अच्छी तरीके से बताया। तो बस तब अभी इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो बस तब अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।